निशा, जो एक जांच अधिकारी थी, एक मीटिंग से लौटकर अपने घर जा रही थी। रात का 1 बज चुका था और वह देवरगढ़ शहर की सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। चलते चलते जब वह सड़क के उस हिस्से में पहुंची जहां चारों ओर अंधेरा था, तो सड़क के बीच में एक बूढ़ा साधु खड़ा दिखा। जैसे ही उस साधु ने दूर से आती एक जवान लड़की को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। निशा थोड़ा संभल कर आगे बढ़ी, लेकिन साधु अचानक उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। निशा ने नजरें झुकाईं और बिना बोले आगे बढ़ने की कोशिश की, पर साधु भी उसके पीछे चलने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में डर की एक परत सी थी। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए, पर पीछे से आती आहट और पास आने लगी। अचानक साधु ने ऊंची आवाज में कहा, रुको बेटी, इतनी रात में कहां जा रही हो? निशा ने थोड़ा कांपते हुए कहा, मैं घर जा रही हूं, देर हो गई थी। साधु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने अपने झोले से कुछ निकाला, जैसे कोई बोतल हो। निशा के कदम ठिठक गए। साधु ने बोतल का ढक्कन खोला और जमीन पर कुछ गिराया। एक तीखी गंध हवा में फैल गई। निशा समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पलटकर तेजी से दौड़ लगा दी। पीछे से साधु की आवाज आई, रुको बेटी। लेकिन अब वह रुकने वाली नहीं थी। हवा में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दिल धक धक कर रहा था और अंधेरे में उस बूढ़े साधु की परछाई अब भी पीछा कर रही थी। बूढ़े साधु ने आधी बोतल का कुछ हिस्सा निशा के पास फंसा दिया और धीरे से कहा, चुप रहना, वरना तेरी कोई खबर नहीं रहेगी। निशा, जो एक जांच अधिकारी थी, डर के बावजूद हिम्मत लेकर उस बोतल को साधु के हाथ से झट से छीन बैठी। उसने बोतल को सोचा और समझा कि उसमें कुछ जहरीला है, पर साधु की नजरों में अब एक तरह की पागलपन सी चमक थी, मानो उसका कोई इरादा पूरा होने वाला हो। निशा का शरीर अचानक लड़खड़ाया, जैसे असर कुछ कर रहा हो। वह संतुलन खोने लगी और जमीन पर झुकते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया। साधु ने पीछे पीछे चला और प्रतीक्षा में खड़ा रहा कि कौन सा कदम आगे होगा। निशा ने होश में आने की कोशिश की। उसे अंदेशा हो गया था कि हालात और बिगड़ सकते हैं। तभी निशा ने जमीन पर पड़ी वही बोतल उठाकर अपनी पूरी ताकत से साधु की ओर दे मारी। बोतल साधु के माथे पर लगी। वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। साधु कुछ सेकंड के लिए हक्का बक्का रह गया और सांसें लेने लगा, पर वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। निशा कांपती हुई धीरे धीरे उठी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम डगमगा रहे थे, पर उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से दूर भागी। साधु फिर जल्दी से संभला और चिल्लाया, इसे पकड़ो, इसकी सजा मिलेगी। उसके शब्दों में अब और भी क्रूरता थी। निशा रुकने का इरादा न रखते हुए भागी, पर कुछ ही दूरी पर साधु ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। वह गुस्से में था और उसकी आंखों में एक अजीब लालच दिखाई दे रहा था। उसने निशा को जोर से खींचना शुरू किया। निशा ने पूरे जोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर साधु की पकड़ कसती चली गई। वहीं से वे दोनों पास की एक पुरानी कोठी तक पहुंचे। कोठी का दरवाजा खुला पड़ा था। साधु ने उसे जल्दी से धक्का देकर अंदर धकंक दिया और खुद भी भीतर आ गया। अंधेरा, जर्जर दीवारें और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल और भी डरावना बना दिया। निशा ने देखा कि अब हालात और भी नाजुक हैं, पर उसने आश्वासन न खोया। अंदर जाते ही निशा ने मौका पाते हुए फिर से बहादुरी दिखाई। उसने साधु को ठोकर मारकर कुछ कदम पीछे किया और कोठी की एक छोटी खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की तंग थी, पर बाहर जाने का रास्ता दिख रहा था। निशा ने खुद को झोंककर खिड़की की ओर बढ़ाया। उसी समय साधु ने लौटकर उसे पकड़ने की कोशिश की। निशा ने अचानक एक जोरदार चीख लगाई और खिड़की खोलने के लिए हाथ लगाए। उसकी आवाज रात में गूंजी। पास के गांव के किसी घर से किसी ने कुत्तों की भौंकने जैसी आवाज सुनी और किसी ने दूर से रोशनी झटक कर देखी। निशा ने आखिरी दम लगाकर खिड़की खोली और बाहर झुककर चिल्लाई, मदद करो, किसी ने मुझे फंसा लिया है। उसी आवाज में अंधेरे में किसी की हल्की सी हलचल आई। कोठी के बाहर किसी ने आने की आहट महसूस की। निशा ने एक पल के लिए उम्मीद की कि अब मदद पहुंच सकती है। साधु फिर धराशायी सा हुआ, पर वह अभी पूरी तरह हार बाहर नहीं था। माहौल में अब एक तमाम अनिश्चय और उम्मीद दोनों का मिश्रण था। निशा की आंखों में आंसू थे और होठों पर डर की सर्दी। वह खुद को एक कोने में समेटने लगी। बूढ़ा साधु उसके पास आया, पर निशा की नजर सामने रखे एक पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबी छड़ी जैसी लोहे की रॉड रखी थी। साधु ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन निशा ने पूरी ताकत से वह रॉड उठाई और सीधे उसकी बांह पर दे मारी। साधु दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसका चेहरा चोटिल हो गया था। निशा ने बिना रुके दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। रात के सुनसान जंगल की राह पर वह नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे साधु पागलों की तरह चिल्ला रहा था, भागती रह, पर आज बच नहीं पाएगी। निशा के पांव जख्मी थे, सांसें तेज, पर हिम्मत बरकरार थी। दौड़ते दौड़ते उसने दूर एक पुराना फाटक देखा। फाटक आधा खुला था और अंदर सिर्फ अंधेरा था, शायद कोई पुराना कारखाना। निशा वहीं की तरफ बढ़ी और भीतर घुस गई। अंदर टूटी दीवारें, जंग लगे औजार और धूल में डूबी मशीनें थीं। निशा एक मशीन के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर आहट में डर छिपा था। कुछ पल बाद फाटक जोर की आवाज के साथ खुला और बूढ़ा साधु अंदर आया। उसकी कदमों की आहट कारखाने में गूंज रही थी। कहाँ छिपी है तू? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आई। निशा ने सांस रोक ली। साधु धीरे धीरे चलता हुआ अंधेरे में देखने लगा।
उसने जमीन से एक लोहे की छड़ी उठाई और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा। तभी अचानक एक आहट हुई। निशा का डर अब गुस्से में बदल चुका था। वह मशीन के पीछे से बाहर निकली और बोली, जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। साधु हंस पड़ा। कानून? इस वीरान जगह में? निशा ने पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ नजर डाली। जैसे ही साधु उसके करीब आया, निशा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भाग निकली। वह कारखाने से बाहर अंधेरे जंगल की ओर दौड़ी। पेड़ों के बीच से भागती हुई निशा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके सामने फिर वही बूढ़ा साधु आ खड़ा हुआ। निशा ने दूसरी दिशा में दौड़ने की कोशिश की, पर वहां भी वही परछाई नजर आई। रात की हवा में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दो सांसों की टकराहट बाकी रह गई थी। निशा के चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके थे। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। बूढ़ा साधु ने जमीन पर पैर पटका और गरज कर बोला, उठ और खुद चल मेरे साथ कोठी तक, वरना यहीं तेरा अंत कर दूंगा। निशा ने कांपती आवाज में कहा, तुम सोचते हो तुम्हारे पास साधु का चोला है तो जो चाहो कर सकते हो? याद रखो, जुल्म कभी देर तक नहीं टिकता। साधु के होंठों पर एक ठंडी तंज भरी मुस्कान फैल गई। बहुत हिम्मत है तुझमें, लेकिन अब बातें नहीं, काम होगा। उसने अपनी झोली से रस्सी निकाली। तेरे हाथ पैर बांध देता हूं ताकि तू फिर भाग न सके। निशा ने चालाकी से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, जो तुम चाहते हो करो, बस रस्सी नीचे रख दो। साधु मुस्कुराया। शाबाश, अगर पहले मान जाती तो इतना सब नहीं करना पड़ता। निशा धीरे धीरे कोठी की तरफ बढ़ी। साधु को पूरा यकीन था कि अब वह उसके काबू में है। अंधेरी रात, झींगुरों की आवाज और दूर से आती हवा का सन्नाटा सब उस पल के साथी थे। दोनों कोठी के पास पहुंचे। निशा ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मान रही हूं, पर अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साधु जोर से हंसा। अंजाम अब मेरे हाथ में है। जैसे ही वह कोठी के अंदर कदम रखता, बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। इंजन की आवाज सुनते ही साधु चौंका और मुड़कर देखा। वह गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी निशा ने मौका देखकर अंदर से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, अब क्या हुआ साधु जी? उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह कोठी के पास गया और वहां रखी एक फल की टोकरी से एक फल उठाकर निशा को दिया। निशा ने उसे लेते हुए कहा, ठीक है, पहले ये खा लेती हूं। वह बस थोड़ा वक्त चाहती थी, सोचने का, कुछ करने का। साधु बेसब्री से बोला, चलो अब वक्त बर्बाद मत करो। निशा जानती थी, अब या कभी नहीं। वह धीरे से उठी और बोली, एक शर्त है, अगर तुम मुझ पर हाथ डालना चाहते हो तो पहले अपनी आंखें बंद करो। साधु हंसा, ये भी कोई शर्त है? अच्छा, मान ली। निशा ने उसे जंगल के एक कोने की तरफ ले जाकर कहा, यहां ठीक रहेगा, अब लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। साधु मुस्कुराता हुआ जमीन पर लेट गया। देखते हैं अब तू क्या करती है। निशा उसके पास आई, जैसे झुकने वाली हो, पर अगले ही पल उसने अपने जूते की एड़ी से जोर का वार उसकी छाती पर किया। साधु दर्द से चीख उठा, धोखा, तूने मेरे साथ धोखा किया। पर तब तक निशा उसकी लाठी पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक लौ थी, न्याय की। रात की हवा में उसकी सांसों की गूंज थी और पेड़ों के बीच जैसे पूरी प्रकृति उसकी हिम्मत पर मौन आशीर्वाद दे रही थी। निशा हल्के से मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत है, साधु ने घमंड से कहा। क्या समझती है तू? मैं वो साधु हूं जो सब कुछ कर सकता है। निशा शांत स्वर में बोली, अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारी शक्ति। वह उसे कोठी के अंदर ले गई। एक लाल दुपट्टा उठाया, हवा में लहराया और बोली, मैं नहीं मानती कि तुम इतने शक्तिशाली हो। साधु ने घमंड से मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाला। उसमें उन लड़कियों की तस्वीरें थीं जिन पर उसने जुल्म किया था। निशा कुछ पल शांत रही, फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोली, वाह बाबा जी, बड़े वीर निकले आप। उसने उसे कोठी से बाहर ले जाकर जंगल के एक और सुनसान हिस्से में पहुंचाया। साधु अब भी हंस रहा था। कहा था ना, यहां तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। निशा ने धीरे से कहा, हाँ कहा था तुमने, पर शायद ये नहीं बताया कि यहां तुम्हें करने पर नौन कौन आएगा। उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और वहां से एक छोटा कैमरा निकाला। कैमरे की लाल बत्ती जल उठी। निशा ने मुस्कुराकर कहा, यही कैमरा तुम्हारे हर पाप, हर गुनाह और तुम्हारे उस घमंडी इकरार को रिकॉर्ड कर चुका है। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। वह झपट कर कैमरा छीनने दौड़ा, लेकिन अब निशा वो डरी हुई लड़की नहीं थी, वह अपने ये असली रूपन में थी। सीबीआई अफसर निशा। उसी पल पीछे से दो काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी। कमांडो तेजी से बाहर निकले। निशा ने हल्के इशारे से कहा, अरेस्ट हिम। पल भर में साधु जमीन पर गिरा दिया गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये झूठ बोल रही है, ये सब फरेब है। निशा आगे बढ़ी, उसकी आंखों में बिजली थी। उसने जोरदार तमाचा मारा और बोली, फरेब? ये वही सच्चाई है जिसे तुमने अपनी शक्ति समझा था। मैं सीबीआई अफसर निशा सिंह हूं और ये टीम मेरे आदेश पर आई है। तुम सोचते थे खेल तुम खेल रहे हो, पर खेल तो मैंने खेला है। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया और दृढ़ स्वर में कहा, ले जाओ इसे। कमांडो ने साधु को हथकड़ी लगाई और जीप में डालकर रवाना हो गए। कुछ हफ्तों बाद अदालत में मुकदमा चला। निशा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और सारे सबूत अदालत में पेश किए। सच सामने आया और अदालत ने उस दरिंदे साधु को आजीवन कारावास, उम्र कैद वनास की सजा सुना दी।
अदालत के बाहर निकलते हुए निशा ने आसमान की तरफ देखा। रात की काली चादर अब हट चुकी थी और न्याय की पहली किरण उग चुकी थी। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर मुस्कान और मन में सिर्फ एक शब्द, न्याय।